नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांदकुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स अस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखिए, रिलीजन एक मल्टीफेसिटेड सब्जेक्ट है, एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ऐसे में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर आर्टिकल 25 में रिलीजन से जुड़े हुए कौन से राइट्स हमें मिलते हैं। दूसरी बात ये कि हमने अपनी कुछ पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। वही हमें आर्टिकल 25 में भी देखने को मिलता है। आर्टिकल 25 जहां एक तरफ हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, वहीं इन राइट्स को एंजॉय करने के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आर्टिकल 25 में ही लगाई गई हैं। क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो आज हम देखेंगे। तीसरा जो एस्पेक्ट आज हम कवर करेंगे वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ essential religious practices, that is ERP. Now what is this ERP की डॉक्ट्रिन? इसके क्या क्या फेसेट्स हैं, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन से केस लॉज इससे जुड़े हुए हैं, एंड वेरियस केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पॉइंट्स को असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले आर्टिकल 25 देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 का जो टाइटल है उसमें कहा गया है दैट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। सो बेसिकली हमें 4 राइट्स मिले हुए हैं और वो चारों के चारों राइट्स टाइटल में ही बता दिए गए हैं। आर्टिकल 25 की एक खासियत है वो ये कि आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल को राइट टू रिलीजन देता है। वहीं इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम आर्टिकल 26 देखें तो आर्टिकल 26 में कम्युनिटी के राइट्स की बात की गई है। रिलीजियस कम्युनिटीज के क्या क्या राइट्स होंगे वो आर्टिकल 26 में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 25 के क्लॉजेस की। सो आर्टिकल 25 में आपको 2 क्लॉजेस देखने को मिलेंगे। क्लॉज 1 जो है उसमें हमें राइट्स एंड उनके ऊपर क्या लिमिटेशंस है वो बताया गया है। एंड वहीं अगर मैं क्लॉज 2 की बात करूं तो क्लॉज 2 में स्टेट को ये कहा गया है कि स्टेट अगर चाहे तो कानून के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द सेक्युलर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन। सो बेसिकली सेक्युलर एस्पेक्ट्स कैसे? इकोनॉमी, फाइनेंसेस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स या बाकी की जो सेक्युलर एक्टिविटीज है रिलीजन से जुड़ी हुई, उनको स्टेट अगर चाहे तो कानून बनाकर रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। दूसरी जो बात यहाँ पे की गई है सब क्लॉज बी में, वो है देखिए सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई। हम सब जानते हैं कि हिंदू जो हमारी सोसाइटी रही है उसमें कास्टिज्म काफ़ी ज़्यादा रहा है एंड क्लास की डिस्टिंक्शन भी काफ़ी रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रहा या फिर हमें डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिली, जहां पर सो कॉल्ड लोअर स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी या लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड सम ऑफ द इन सम ऑफ द टेम्पल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। नाउ उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार को ये कानून के द्वारा पावर दी गई है कि कानून बना के सरकार उस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती है, सोशल वेलफेयर के कदम उठा सकती है। सो ये है हमारा आर्टिकल 25 का एक ओवरव्यू जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसे हम एक एक करके सारी जो टर्म्स है उनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आर्टिकल 25 की तरफ बढ़े उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड कराना चाहूंगा, सेक्युलरिज्म की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। आपको याद होगा हमारी जो लास्ट टाइम हमने सेक्युलरिज्म की एक डिस्कशन की थी उसमें कहा था कि सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस वर्ड के ऐड होने के बाद हम सेक्युलर हुए, हम उससे पहले भी सेक्युलर थे। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेक्युलर नेचर या सेक्युलर करेक्टर देने वाले जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। एंड वही 25 को आज हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट सेक्युलरिज्म ही क्यों, आपको मैं बता दूं आर्टिकल 25 जो है वो राइट टू इक्वेलिटी जो कि हमें आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है, एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है, उनको भी मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। क्योंकि सेक्युलरिज्म को अभी आप देखेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है, या आर्टिकल 25 में देखेंगे कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे आप इंडियन हैं, चाहे आप नॉन इंडियन हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, सबको इक्वली आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन दिया गया है। सो इक्वालिटी को यहाँ पे आत्मसात करता हुआ आर्टिकल 25 हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 25 से जुड़ी हुई एक हमें जजमेंट भी देखने को मिलती है। सर बोमई की जो जजमेंट आई थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखिए सेक्युलरिज्म जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से बिलोंग करता है। ऐसे में अगर सरकार की कोई भी पॉलिसी है, कोई भी ऐसी नीति है जो कि हमारे सेक्युलरिज्म के इस कॉन्सेप्ट को वायलेट करती है, यानी कि आर्टिकल 25 या 26 में दिए गए अधिकारों को हमसे छीनती है, तो वो जो पॉलिसी होगी दैट विल बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इट विल बी वॉइड एब एनिशियो। सो ये चीज को यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था इस केस में।
आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि देखिए कुछ 4 राइट्स हमें दिए गए हैं आर्टिकल 25 में, एंड उन 4 राइट्स के ऊपर 4 ही यहाँ पे लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। कौन से 4 राइट्स हैं एक बार हम देखेंगे, एंड उनके ऊपर कौन सी लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती हैं वो भी देख लेते हैं। इस क्लॉज 1 में आप देखिए लिमिटेशन से ही शुरुआत की गई है। यहाँ पर लिमिटेशंस क्या हैं हमारे राइट्स के ऊपर, राइट्स बाद में बताए हैं, पहले लिमिटेशंस बताई हैं। सो पहली जो लिमिटेशन है, कहता है जी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, दिस इज लिमिटेशन नंबर 1, मोरालिटी, then health number 3, and the other provisions of this part. Now this part means part 3 of the Indian Constitution, that is fundamental rights. So these are the 4 limitations subject to which we can enjoy the 4 rights given to us. कहता जी subject to public order, morality, health and the other provisions of fundamental rights, all the persons, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आर्टिकल है ये राइट्स देता है सभी को, चाहे वो सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स हो, या इंडियन हो, फॉरेनर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको ये राइट इक्वली देता है। क्या देता है राइट्स? ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, दिस इज द फर्स्ट राइट, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। नाउ ये जो चारों राइट्स हैं, इन चारों राइट्स को हम एक एक करके समझेंगे क्या मतलब है इनका। एंड राइट टू प्रैक्टिस से ही निकल कर आती है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की डॉक्ट्रिन, जो कि हम देखने वाले हैं। सबसे पहले राइट टू कॉन्शियंस को देख लेते हैं। देखिए कॉन्शियंस एक इंटरनल कॉन्सेप्ट है, आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहा है, आपकी आत्मा की क्या आवाज़ है, आप किस रिलीजन को सही मानते हैं, किस रिलीजन में फेथ रखते हैं, ये आपके अंदर से डिसीजन निकल कर आता है। दिस इज नॉट समथिंग विच समवन टेल्स यू, राइट। एंड वो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड इनर वॉइस। आपके अंदर की जो आवाज है उसे हमने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कहा। अब आप किसी भी परिवार में पैदा हुए, उस परिवार में रहते हुए किसी भी धर्म को मानते हैं, आपका वो पर्सनल इशू है, और यहां पर क्योंकि ये इंटरनल है, इसे बाहर वालों से कोई लेन देन नहीं है, सो इट इज एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज एन एब्सोल्यूट फ्रीडम गिवन टू यू। सो वही चीज यहां पे लिखी, कहता है जी इट इज एन एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम ऑफ द पर्सन टू डिजाइन हिज ओन रिलेशन विद द गॉड। आप अपना संबंध कैसा बनाते हैं भगवान से, कैसे आप अपने गॉड से वार्तालाप करते हैं, कैसे आप अपने गॉड को, लेट्स से यू शो योर रिस्पेक्ट, योर लव, योर फेथ, दैट इज समथिंग विच इज योर इनर वॉइस, राइट। सो वो वहां पर आपको कंप्लीट फ्रीडम दिया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है कि हम दूसरों के सामने प्रोफेस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि मैं किस रिलीजन का हूं। डिक्लेयर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कुछ बोल के बताया जा सकता है। लेट्स से इफ यू आस्क मी कि मैं कौन से धर्म में विश्वास रखता हूँ, मैं अपना धर्म बता दूंगा। या इफ यू आस्क योर फ्रेंड कि वो कौन से धर्म में विश्वास रखता है, वो बोल देगा जी मैं तो हिंदू हूँ, या मैं सिख हूँ, मैं जैन हूँ, जो भी धर्म में वो विश्वास रखता है। एक तो हो गया शब्दों के द्वारा प्रोफेस करना, दूसरा होता है एक्शंस के द्वारा प्रोफेस करना। एक्शंस के द्वारा हम अपने धर्म को कैसे बताते हैं। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप हो सकता है माथे पे तिलक लगाते हो, राम नाम का जाप करते हो, या फिर आप गले में माला डालते हो। अगर आप एक सिख हैं तो आप पगड़ी बांध सकते हैं, किरपान टांग सकते हैं। अगर आप लेट्स से एक मुस्लिम हैं, स्कल कैप हो सकता है। क्रिश्चियन है तो आप क्रॉस यहाँ पर टांग सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज टू प्रोफेस योर रिलीजन। सो इन सभी तरीकों से आप अपने रिलीजन को प्रोफेस करते हो। प्रोफेस करने का मतलब सिर्फ इतना होता है, दैट इज यू आर गिविंग इट इन ओपन कि मेरा रिलीजन क्या है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं प्रोफेस। दूसरा होता है जी प्रैक्टिस। अब देखिए कोई भी रिलीजन होता है उसमें कई सारे जो इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि माइथोलॉजी आ गई, जैसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ गया। उसी में एक एस्पेक्ट होता है रिचुअल्स। रिचुअल्स में कुछ भी हो सकता है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसमें रिचुअल्स होते ही हैं। सो अगर आप एक हिंदू हैं उसमें हवन हो गया, उसमें पूजा पाठ करना हो गया। मुस्लिम हैं तो आप लेट्स से नमाज अदा करना हो गया, है ना। सिख हैं तो अगेन गुरुद्वारे जाना, वहां पे पाठ पूजा करना। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये सारे रिचुअल्स होते हैं, और हर धर्म में हमें रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। हमारा जो आर्टिकल 25 है ये हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करता है, यानी कि हम प्रोफेस तो कर ही सकते हैं, हम अपने सिंबल्स के द्वारा, सिंबलिज्म के द्वारा अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को इन्फॉर्म तो कर ही सकते हैं कि हम कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास ये भी फ्रीडम है कि हम अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। वो रिचुअल्स कुछ भी हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको
परफॉर्म करने की आज़ादी है। बट ये एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी रही है एंड बहुत ज़्यादा जजमेंट्स भी हमें देखने को मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो असेंशियल प्रैक्टिसेस की जो ये डॉक्ट्रिन अभी पढ़ेंगे, इसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर प्रैक्टिस को हम अलाउ नहीं कर सकते, हर तरह के रिचुअल को हम अलाउ नहीं कर सकते। देर आर दोज रिचुअल्स विच आर सो असेंशियल टू द प्रैक्टिस और विच आर सो असेंशियल टू द रिलीजन, जिनके बिना रिलीजन अपना मतलब ही खो देगा। केवल और केवल उन रिलीजियस रिचुअल्स को हम यहाँ पे आर्टिकल 25 के तहत एंजॉय करने के लिए आपको परमिशन दे सकते हैं। नाउ देयर माइट बी सम रिचुअल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हो हमारे जो ग्राउंड्स दिए गए हैं या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ब्रीच करते हैं एंड दीज आर नॉट असेंशियल टू द रिलीजन, देन उसके ऊपर एम्बार्गो लगाई जा सकती हैं। सबसे पहले अब एक बारी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की डॉक्ट्रिन को डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, ये जो केस है आप देख रहे हैं, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींदार तीर्थ स्वामीयार ऑफ श्री शिरूर मठ, इसे शिरूर मठ केस के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे शिरूर मठ केस के नाम से याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस शिरूर मठ केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को कॉइन किया, दैट इज असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड इसे डिफाइन किया। इसमें कहा गया कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि असेंस ऑफ द रिलीजन होती हैं, विच आर सो असेंशियल टू द रिलीजन दैट दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिलीजन। ये वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके बिना रिलीजन अपना अस्तित्व खो देगा या जिनके बिना रिलीजन जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो वो चीज को यहाँ पर कहा गया दैट ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनके बिना रिलीजन सस्टेन नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये उनको कहा गया। फॉर एग्जाम्पल आप अपने रिलीजन में आप आइडेंटिफाई करें कि ऐसी कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टू योर रिलीजन है। अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं तो पूजा करना, मूर्ति पूजा करना या फिर हवन करना, ये सारी असेंशियल प्रैक्टिसेस हैं। इस्लाम की बात करूं तो आप नमाज अदा करते हैं। अगर मैं सिखिज्म की बात करूं तो सिखिज्म में भी आपको देखने को मिलता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने आप माथा टेकते हैं, राइट, पाठ करते हैं। सो ये सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि अगर आपसे ये छीन ले जाए, यू हैव नो वे टू परफॉर्म द रिचुअल्स, राइट नाउ। बट देन अगेन हमें देखने को मिलता है कि कुछ प्रैक्टिसेस हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐड कर लेते हैं जो कि इनिशियली रिलीजन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आज हमने रिलीजन का हिस्सा बना ली है। अब ये सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो बाद में ऐड की जाती हैं, विच आर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द रिलीजन, अगर इनको हटा भी दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम अपने रिलीजन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, बिकॉज देयर आर सम अदर प्रैक्टिसेस जिनके बेसिस पे हम अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन्हीं को यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जज किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलकाटा का ये केस था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तांडव नृत्य है विद लीथल वेपन्स, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे हम नहीं अलाउ कर सकते, बिकॉज आनंद मार्गीस का ये जो सेक्ट था ना, इसके थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूं। आनंद मार्गीस का एक सेक्ट है, हिंदू धर्म से निकला हुआ एक सेक्ट से है आनंद मार्गीस का। ना ये जो आनंद मार्गीस हैं ये एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जहाँ पे एक रिलीजियस प्रोसेशन को लेकर ये जाते थे। रिलीजियस प्रोसेशन को जब ये लेकर जाते थे तो उस रिलीजियस प्रोसेशन में ये तांडव नृत्य करते हो जाते थे। इनकी एक प्रैक्टिस और बीच में आ जाती है, वो ये कि ये तांडव नृत्य करते समय एक कुछ वेपन्स जैसे कि त्रिशूल और कुछ और वेपन्स को ये लेके जाते थे, और स्कल जो होती है ना, खोपड़ी जो होती है, वो लेकर नृत्य करते हुए जाते थे। नाउ कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसमें लगा कि दिस कैन बी अ ब्रीच ऑफ द लिमिटेशंस विच आर गिवन इन द आर्टिकल 25, एंड उन्होंने कुछ लिमिटेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन लिमिटेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए तांडव नृत्य विद लीथल वेपन के ऊपर रोक लगा दी। जब इसके ऊपर रोक लगाई गई तो इसे चैलेंज किया गया इन लोगों के द्वारा, ये कहते हुए कि भाई हमारे पास आर्टिकल 25 में प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स का अधिकार है, आप अगर हमें तांडव नृत्य करने से रोक रहे हैं तो आप हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीन रहे हैं। जब इसके ऊपर रोक लगाई गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हम आपके सेक्ट की पूरी हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री देखी गई तो उसमें पाया गया कि इनिशियली जब ये आनंद मार्गीस का सेक्ट शुरू होता है, उस समय तांडव नृत्य का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनली विद वेपन्स नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया। और अगर इसे हटा भी दिया जाए तो ओरिजिनली जो शुरू हुआ था इनका सेक्ट, उसमें कोई अलग से डिफरेंस नहीं आता है
इनका जो बेसिक ऑफ द फ्रीडम, आई मीन द बेसिक ऑफ द रिलीजन है, वो कहीं पे भी हिंड्रेंस नहीं होती है उसमें। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए इसे हम नहीं अलाउ करेंगे, विच इज ओके। दूसरा एक केस हमें देखने को मिलता है, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। इसमें कहा गया कि भाई देखिए कुछ एक टेम्पल था, केरला का टेम्पल है, यू मस्ट बी नोइंग बिकॉज ये काफी न्यूज में था, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कौन सा टेम्पल था। सो एक टेम्पल था, उस टेम्पल में 10 से लेकर 50 वर्ष की जो महिलाएं थी उन्हें टेम्पल के सेंक्टम सेंक्टोरम दैट इज गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी। अब ये जो अनुमति नहीं थी, अगेन आप ये ग्रुप ऑफ वुमेन देखिए, मोस्टली वो महिलाएं जो कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड में रहती हैं, उनको यहाँ पर नहीं अलाउ किया जाता था बिकॉज इट वाज बिलीव्ड कि डीटी वुड नॉट लाइक इट, या इम्प्योरिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए इफ वी लुक एट द प्रैक्टिस, इफ यू लुक एट द रिलीजन, इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जिसके बिना धर्म अपना अस्तित्व खो देगा, या जिसको परफॉर्म अगर नहीं करने दिया जाए तो कोई और मेथड नहीं बचेगा आपके पास रिलीजन को परफॉर्म करने का, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या रिचुअल्स को परफॉर्म करने का। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी कांट अलाउ दिस प्रैक्टिस टू गो ऑन बिकॉज इट इज इनहेरेंटली in violation of article 25 of the women, क्योंकि आप उनको धर्म को एंजॉय करने का राइट नहीं दे रहे हैं। दूसरा, इट इज अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी ऑल्सो। सो इस वजह से इस प्रैक्टिस को बंद किया गया। फिर एक और केस आया था मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें कहा गया कि काउ स्लॉटर ऑन बकरीद was not an essential practice of Islam, and अगर पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए काउ स्लॉटर को पाबंदी लगाई जाती है सरकार की तरफ से ऑन द डे ऑफ बकरी ईद, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि बकरी ईद में काउस का कोई लेन देन नहीं है, काउ स्लॉटर नहीं अलाउ किया जा सकता, असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। फिर आया जी रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। इसमें कहा गया कि सेक्युलर एक्टिविटीज जो हैं विच आर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, क्योंकि अभी हम देखेंगे भी कि एक हमारा जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 25 का, वो हमारी स्टेट को अलाउ करता है कि सेक्युलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की पावर देता है। फिर एक और केस था चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु वर्सेस एनिमल वेलफेयर बोर्ड। इसमें जलीकट्टू का जो फेस्टिवल है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। जलीकट्टू का जो फेस्टिवल है बेसिकली इसमें बुल को एंटरटेनमेंट के लिए रेस दौड़ाया जाता है, रेस में। तो इसमें कहा गया कि भाई देखिए दिस इज अगेन जलीकट्टू इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। इसके बिना धर्म चलता है, एंड धर्म में ये इनिशियल इट वाज नॉट देयर कि भाई इसी को एक एसेंशियल रिचुअल बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। सो इन केस अगर हम उन लिमिटेशंस, जो 4 लिमिटेशंस दी गई हैं, उनके ग्राउंड पर इसे बैन करते हैं, तो वो आर्टिकल 25 का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये 3 हमने देखा। अभी आखिरी राइट हमारा बाकी है, दैट इज राइट टू प्रोपगेट। नाउ राइट टू प्रोपगेट क्या होता है? आपने अभी तक देखा हमारे पास राइट टू प्रोफेस है। प्रोफेस का मतलब है कि हम दूसरों को बता रहे हैं कि हम कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। इसी को अगर एक स्टेप फर्दर ले जाएं, दूसरों को बता तो रहे हैं कि हम कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन वहां पे बताने की मंशा ये है कि हमारे रिलीजन की नॉलेज को हम ज्यादातर शेयर करते हैं विद दिस थॉट इन माइंड कि सामने वाले को हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई नॉलेज अच्छी लगेगी, हमारे रिलीजन के विचार अच्छे लगेंगे, एंड ऑटोमेटिकली वो हमारे रिलीजन में अट्रैक्ट होके आ जाएगा। इसे हम प्रोपगेशन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कहता जी इट इंक्लूड्स द राइट टू स्प्रेड द रिलीजन एंड इट इज अ फर्दरेंस ऑफ द प्रोफेसिंग ऑफ द रिलीजन। सो आप प्रोफेस करते हैं, प्रोफेस से एक कदम आगे प्रोपगेशन होती है। अब कहता है जी प्रोपगेशन में एंड इन समवन कन्वर्टिंग देयर रिलीजन, बट दैट इज टू हैपन बाय द कन्वर्टिज ओन कॉन्शियंस एंड फ्री विल। किसी को आप मजबूर करके, फोर्स करके, ल्योर करके, चीट करके अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, वो इलीगल है। दैट इज beyond, I mean that is prohibited, but when you give them knowledge and वो उस knowledge के बेसिस पे free will अपनी खुद की इच्छा से, खुद की conscience के आधार पर रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं, which is allowed, propagation उसी को कहा गया है। Now there should not be any element of fraud, coercion, force, वो मैंने आपको बताया कि भाई वो फिर illegal हो जाएगा। स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एक केस था, 1977 का केस था। उसमें कहा गया कि ऑफ कोर्स यू हैव द राइट टू प्रोपगेट, बट देन द राइट टू प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन
does not include any right to forcible conversion as these may disturb the public order. So forcible conversions हम अलाउ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि forcible conversion एक तो सामने वाले के right और to religion को ही आप infringe कर गए, ठीक है, क्योंकि सामने वाले के पास right to conscience था, राइट टू कॉन्शियस था कि भाई वो अपने हिसाब से रिलीजन को कॉन्सेप्ट करे, कंसेप्चुलाइज करे, गॉड को कंसेप्चुलाइज करे। लेकिन व्हेन यू फोर्सिबली विद चीटिंग, फ्रॉड एटसेट्रा सामने वाले को आप कोर्स करते हो, उसे चीट करते हो, फ्रॉड करके अपने रिलीजन में लेके आते हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाले का राइट टू कॉन्शियस जो है रिलीजन में हमने देखा वो आप इन्फ्रिंज कर रहे हो। एंड पब्लिक ऑर्डर का भी यहाँ पर एक वो आ जाता है, उसको भी आपने इन्फ्रिंज किया। सो ये सारी जो है अभी अब हमने देखा कि क्या हमें राइट्स मिले हुए हैं। अब हम आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में ही जो दी गई लिमिटेशंस है उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। 4 लिमिटेशंस दी गई हैं जिनको सब्जेक्ट में रखते हुए हम अपने राइट को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहली है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है हेल्थ, तीसरा मोरालिटी एंड चौथा है फंडामेंटल राइट्स। स्पेसिफिकली आर्टिकल 14, 19 एंड 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स, दे विल बी गिवन प्राइमेसी ओवर आर्टिकल 25। एक एक करके थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते हो विच इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या? जैसे आपने कोई ऐसी चीज कहा कि भाई ये तो मेरा रिलीजियस प्रैक्टिस है, आप उसको करते हैं एंड दंगा फसाद होने के चांसेस हैं। आप ऐसा कुछ करते हैं जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे आप कर रहे हैं एंड ऐसा हो सकता है कि उससे माहौल बिगड़ता है सोसाइटी में, दो कम्युनलिज्म फैलता है, रॉयट्स हो सकते हैं, वो यहाँ पर सरकार उसको रोक सकती है कानून बनाकर। दूसरा है हेल्थ। अब हेल्थ के कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को रिलीजन के नाम पे हार्म करते हैं, अंगारों पे दौड़ते हैं, या फिर अपने आप को वैसे हार्म करते हैं जिससे आप खुद की हेल्थ को डेंजर में डाल रहे हैं या फिर सामने वाले की हेल्थ को डेंजर में डाल रहे हैं, वो भी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। तीसरा है मोरालिटी। नाउ मोरालिटी इज अ वेरी वाइड टर्म। मोरालिटी को हम इस तरह से समझते हैं कि दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज विच आर कैरिड बाय द सोसाइटी एट लार्ज। नाउ लेट्स से killing human beings is immoral. Of course it is illegal, but then again it is immoral also. अब कोई ये कहे कि जी धर्म के नाम पे मैं ह्यूमन बींग्स की बलि चढ़ाऊंगा, अगेन इमोरल है। ऑफकोर्स इलीगल तो है, मर्डर ही आ जाएगा, लेकिन इमोरल भी है। सो ऐसी कोई भी चीज, राइट। सो ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं जहां पे इलीगलिटी शायद ना हो लेकिन इमोरल हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो भी यहाँ पर एक ग्राउंड बनाया जा सकता है उसे रोकने के लिए। दूसरा यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो है, आप कोई भी ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर सकते या आप अपने धर्म को एंजॉय करते, राइट टू रिलीजन को एंजॉय करते हुए दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया कि प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन आपका अधिकार है, बट व्हेन यू आर प्रोपगेटिंग रिलीजन, व्हेन यू आर ट्राइंग दैट अदर पीपल शुड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस आइडियाज, एट द सेम आप ऐसा करते समय सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, राइट टू रिलीजन को इन्फ्रिंज फॉर दैट मैटर नहीं कर सकते, और उसे झूठ बोलकर, उसे गलत वादे करके अपने धर्म में नहीं ला सकते, बिकॉज राइट टू कॉन्शियस आप उसका इन्फ्रिंज कर रहे हैं। खास करके हमें कई सारी जजमेंट्स में बताया गया है कि हमारा राइट टू रिलीजन अगर कंफ्लिक्ट करता है विद आर्टिकल 14, 19 एंड 21, तो जो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जिनका ये इन्फ्रिंज हो रहा होगा उन्हें प्राइमेसी मिलेगी ओवर आवर राइट टू रिलीजन। सो ये चीज है, और वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी भी, दैट ऑफ कोर्स आवर राइट टू रिलीजन इज डिक्लेयर्ड सब्जेक्ट टू अदर्स फंडामेंटल राइट्स, बट ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारे राइट टू रिलीजन से सामने वाले का थोड़ा सा भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो हमारे राइट टू रिलीजन को कर्टेल ही कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट कि भाई हम प्रोसेशन निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन मान लीजिए प्रोसेशन निकालते समय पुलिस ने एक रोड को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया, सामने वाला ये नहीं कह सकता जी 1 घंटे के लिए ये रोड ब्लॉक हुआ तो मेरा राइट टू फ्रीडम जो है 19 में दिया गया वो खत्म हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि देखिए अगर इन दैट केस ऐसा कोई कंफ्लिक्ट होता भी है तो हम यहाँ पर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि हम इस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करने की, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि दोनों के राइट्स बच जाएं, यानी कि राइट टू रिलीजन जो एंजॉय कर रहा है वो भी बच जाए, एट द सेम टाइम सामने वाले के जो राइट्स हैं वो भी बच जाएं। बट देन अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई हो ही नहीं सकता, जहां पे अगर एक को राइट टू रिलीजन अलाउ करते हैं तो दूसरे का राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या राइट टू इक्वालिटी या राइट टू लाइफ
हिंडर हो ही रहा है एंड बहुत बुरे तरीके से हिंडर हो रहा है, ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में कहता है जी हम राइट टू रिलीजन को कर्टेल करेंगे, बट दैट इज टू बी द लास्ट रिजॉर्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि जाते ही किसी ने भी कंप्लेन कर दी कि जी आप जागरण कर रहे हैं लेट्स से, एंड मेरा तो राइट टू लाइफ है जो कि राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ का हिस्सा है, वो आज के लिए कर्टेल हो गया तो दैट इज रॉन्ग। सो ऐसा नहीं होगा, राइट। सो वो चीज हो गया। अब आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर, क्या कहता है जी। मैंने आपको बताया कि क्लॉज 2 क्या है। क्लॉज 2 एक एक्सेप्शन के रूप में देखने को मिलता है, एक ऐसा सेविंग क्लॉज है बेसिकली, जहां पर स्टेट को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि स्टेट कानून के द्वारा कुछ कदम उठा सकती है। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टेट कैन मेक एनी लॉ टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। आप देखिए, हम अजमेर जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जाते हैं अमृतसर में, राइट नाउ। वहाँ पे जाकर आप चंदा चढ़ाते हैं, आप वहाँ पे जाने के लिए रास्ता लेते हैं कोई ना कोई, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ सकती है, वहाँ पे भीड़ भड़का ज़्यादा होता है, तो स्टेट वहाँ पे कदम उठाती है, जो भी वहाँ पे जाने की व्यवस्था है उसको संभालती है स्टेट। अगर वहाँ पे लेट्स से कोई और इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पैसा चढ़ाया जाता है, स्टेट वहाँ पे ऑडिटिंग का ऑर्डर दे सकती है। इस तरह से कानून बना के जो नॉन सेक्युलर एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट कर सकती हैं। स्टेट ये नहीं कह सकती कि भाई हमें कौन सी पूजा करनी है, किसकी पूजा करनी है, या कब हमें लेट्स से ईद मनानी है, कब हमें दिवाली। स्टेट विल नॉट गो इनटू दिस बिकॉज दिस इज प्योरली रिलीजियस मैटर। बट देन अगेन, अगर स्टेट चाहे तो नॉन रिलीजियस मैटर्स जो हैं, जो कि रिलीजन से जुड़े भी हो सकते हैं, उसको यहाँ पर कर सकती है चेंज, आई मीन ठीक है, रेगुलेट कर सकती है बेसिकली, राइट। दूसरा क्लॉज क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदू सोसाइटी की एक समस्या रही है कि भाई कास्ट रिडन सोसाइटी हमें देखने को मिली है, उसमें ओपन करने के लिए उस सोसाइटी को, एंड क्योंकि कास्ट रिडन सोसाइटी होने की वजह से हमें देखने को मिलता रहा है कि भाई सोसाइटी में कुछ तबकों को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस नहीं करने दिया जाता था। उस चीज को यहाँ पर रोकने के लिए, ओपन करने के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक करेक्टर को ओपन करने के लिए सरकार यहाँ पे कदम उठा सकती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन 1 में कहा गया है कि जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, कृपान को धारण करते हैं, कृपान जो होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर वो छोटी कृपान होती है, वो बेसिकली उसको डालकर जाते हैं, वो यहाँ पे धारण करके रखते हैं। एंड वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान जो है, इट विल बी पार्ट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द रिलीजन, इट विल नॉट वायोलेट एनी वेपन्स, आर्म्स एक्ट एटसेट्रा। सो उसको यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन दी हुई है। दूसरा यहाँ पर क्लॉज आई मीन एक्सप्लेनेशन 2 जो है, उसमें कहा गया है कि आपने यहाँ पे जो हिंदू सेक्शन की बात की है, या हिंदू रिलीजियस इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जो है ओपन करने की बात की गई है, उसमें केवल और केवल हिंदूज नहीं आएंगे। इस डेफिनेशन ऑफ हिंदूज में सिख भी आ जाएंगे, जैन भी आ जाएंगे एंड बुद्धिस्ट भी आ जाएंगे। सो ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं जो आर्टिकल 25 क्लॉज 2 हमने पढ़ा, वही मैंने यहाँ पे लिखा। आप इसको एक बारी पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। सो ये था जी हमारा राइट टू रिलीजन, जो कि इंडिविजुअल राइट टू रिलीजन है, जो कि आर्टिकल 25 हमें देता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस की, खास करके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की डॉक्ट्रिन हमने आज डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा एंड आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।